ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए आई होती है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनी के पास सिर्फ 1 मंथ बचे हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर उसकी शादी भी है। लेकिन जेनी यहाँ पर उस शादी को लेकर कुछ खास सीरियस नहीं है और वो चीट करना चाहती है। हाँ, हालांकि ये बात गलत है और जेनी को भी इस बात का अच्छे से पता है। वही दूसरे यहाँ पर जो डॉक्टर उसे चेकअप कर रहा था, जेनी उससे कुछ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रही थी। वो ये सोच रही थी कि अगर डॉक्टर किम वो पर्सन है जिसके साथ मैं चीट करती हूँ तो चीट करना कोई बुरी बात नहीं होगी। एंड इतने में यहाँ पर वो उसे ट्रीट करना शुरू कर देता है जहाँ पर वो जेनी को अपने उस मेमोरी में जाने के लिए कहता है जो कि उसके लिए बहुत ही स्ट्रगल हो रही है और उसे उस मेमोरी से पीसफुल बाहर आने के लिए कहता है विदाउट एनी गिल्ट। जेनी सीधा यहाँ पर उस जोन में चली जाती है उस दिन के पास जिस समय उसका यहाँ पर एंगेजमेंट हुआ था और उसे कुछ दिनों बाद उसे पता चला था कि उसके फियांसे ने उसके ऊपर चीट किया है। जहाँ पर वो जेनी को ये एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है कि उसे कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, वो अपने सेंसेस में नहीं था, बस वो एक रात की बात है और वो सब कुछ सिर्फ एक गलती थी। जेनी की मॉम का बस कुछ समय पहले यहाँ पर डेथ हुआ था, इस वजह से यहाँ पर डर के मारे वो उस एंगेजमेंट को तक नहीं तोड़ पाई थी। एंड इसी दौरान यहाँ पर उसे लग रहा था कि व्हाट इफ ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक ही है। अगर मैं अपने फियांसे जी को माफ़ कर देती हूँ तो इसके बाद तो हम यहाँ पर एक फ्रेश न्यू रीस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जेनी को क्या पता कि यहाँ पर वो रीस्टार्ट तो कभी था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फेक होप्स थे जो कि जेनी को मिल रहे थे। इतने में यहाँ पर वो सिचुएशन से विदाउट गिल्ट वापस आने की कोशिश करती है जहाँ पर वो डॉक्टर किम से पूछ लेती है कि क्या आप सिंगल हो। किम का सिर्फ एक क्वेश्चन होता है कि क्या मेरे सिंगल ना होने से या होने से तुम्हारी थेरेपी पे कोई भी यहाँ पर रिलेटेड है। जेनी बताती कि हाँ ज़रूर रिलेटेड है, तो वो उसे कह देता है कि ओके तो मैं सिंगल हूँ। और ये सुनकर यहाँ पर वो खुश हो जाती है जहाँ पर वो बिना कुछ सोचे समझे स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर उससे पूछ लेती है एक साथ 1 नाइट स्टैंड करने के लिए। जिस चीज़ के लिए तो यहाँ पर वो क्लियरली कह देता है कि वो सोच कर ज़रूर बताएगा। जाने कहते कि आई मीन मैं सिर्फ नैप लेने की बात कर रही हूँ, वो नहीं जो कि आप सो रहे हैं। क्या पता इससे यहाँ पर मेरा इंसोम्निया और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। ये सुनकर यहाँ पर किम उसे ओके कह देता है। वही दूसरा जाने से पहले यहाँ पर वो उसे पूछती है कि क्या तुम एक बार अपना मास्क हटा सकते हो, मैं बस तुम्हें यहाँ पर देखना चाहती हूँ। यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि मेरा फेस देखने या ना देखने से क्या ही डिफरेंस हो जाएगा। जेनी उसे कहने लगते कि व्हाट इफ तुम अगले निकले तो मुझे एक बार सोचना तो पड़ेगा ना। वो उसे कहते कि ठीक है चलो मान लेते कि मैं अगली हूँ, फिर तुम क्या करोगी। जेनी उसे कहती कि मैं इग्नोर कर दूंगी ये फैक्ट कि तुम अगली हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपना फेस दिखाता है एंड चला जाता है यहाँ पर उसे नेक्स्ट रूम में रेडी होने के लिए बोलकर। जैसे यहाँ पर वो लेती है वैसे उनके बीच का रोमांस शुरू हो जाता है और तब तक वहाँ पर सी आ जाता है जो कि जेनी को ऐसे देखकर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। जेनी बोलती कि क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा या फिर तुम 6 साल के बच्चे हो जिसे समझ नहीं आ रहा कि फिलहाल चल क्या रहा है। अब जो तुमने किया वो मैंने भी कर लिया और अब हम यहाँ पर इक्वल हो चुके हैं, इवन हो चुके हैं। यहाँ पर तो जी का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड जेनी भी यहाँ पर जानबूझकर जी के सामने ही डॉक्टर किम को इंटेंशनली किस करने लग जाती है। एंड फाइनली यहाँ पर वो अपने उस नैप से उठती है विच मीन्स यहाँ पर वो जो जी वाला सिचुएशन था वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसके सपने का हिस्सा है जो कि यहाँ पर जेनी चाहती है कि इन रियलिटी हो सके। वही दूसरे यहाँ पर कि मुझसे कहने लग जाता है कि तुम नेक्स्ट टाइम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। जेनी कहती कि माफ़ करना, लगता है तुम यहाँ पर गलत सोचो, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल नाप की बात कर रही थी। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर से जी का कॉल आ जाता है एंड जी से कहने लग जाता है कि आखिर तुम कब से कहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस देकर रखे हैं और तुम एक भी रिप्लाई नहीं कर रही हो। जेनी उससे कहती कि मैं यहाँ पर कुछ काम से बिजी थी, बताओ। तब वो उसे बताने लग जाता कि मैं ऑर्किड होटल आया था अपनी वेडिंग का लोकेशन, अपने वेडिंग का डिज़ाइन सब कुछ फिक्स करने के लिए, तो मैं बस रहा था कि तुम भी वहाँ पर आ जाओ और हम सब कुछ डिसाइड कर ले। जानी यहाँ पर से मना करना चाहती थी बिकॉज यहाँ पर वो उस वेडिंग डे को पॉज करना चाहती है एंड अपनी लाइफ से कम्प्लीटली हटाना चाहती है। पर इसके पहले कि यहाँ पर वो जी को कुछ बोल सके, जी उसे बताने लग जाता कि मैंने मॉम को ऑलरेडी लोकेशन एंड सब कुछ बता दिया और उन्हें डिज़ाइंस बहुत पसंद आए एंड जानी इसके चलते यहाँ पर कुछ बोल भी नहीं पाती, वो ओके कहकर कॉल कट कर देती है। एंड तब तक वहाँ पर डॉक्टर किम आ जाते हैं जो कि यहाँ पर जेनी को राइट ऑफर करते हैं। शुरुआत में तो यहाँ पर जेनी मना करती है बट किम मुझसे कहने लग जाता है पब्लिकली ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है
इसलिए बेहतर होगा अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ चलो तो। जिस वजह से वो रेडी हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जेनी बाहर निकलने वाली थी, पर तब तक वो नोटिस करती है कि जी तो यहाँ पर खुद बाहर खड़ा है, इसलिए वो बाहर की ओर नहीं जाती। अब यहाँ पर इसके जो विंडोज थे वो 70% ब्लैक टिंटेड थे। उस समय यहाँ पर जी जानबूझकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज यहाँ पर उसे वो लड़की जेनी की तरह नजर आई थी। एंड जेनी थी जो कि यहाँ पर किम के कोट के पीछे छुपने लगती है, जिससे यहाँ पर किम एक बात तो समझ जाता है कि जेनी यहाँ पर उस पर्सन से मिलना नहीं चाहती। जी के जाने के बाद वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर ऐसा क्यों। तब जेनी कहती है कि बस ऐसे ही, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर उसे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, तुम्हें लेकर और मुझे लेकर। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर किम ओके कह देता है। जी के जाने के बाद जेनी वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर जी उसे बता रहा होता है कि तुम्हें पता है अभी अभी मैंने यहाँ पर कार में तुम्हारी जैसी लड़की को देखा, साइड फेस से वो ऑलमोस्ट तुम्हारी जैसी दिख रही थी। जेनी बोलती हो सकता है, ऐसे भी रात के अंधेरे में तुम्हें क्या ही सही से नजर आएगा, कोइंसिडेंस भी हो सकता है। ऐसा बोलकर वो लोग लिफ्ट से जाने वाले थे, लेकिन तब तक यहाँ पर लिफ्ट में डॉक्टर की एंटर कर लेते हैं। एंड बाद में यहाँ पर लिफ्ट ऊपर की ओर जाने लग जाती है, जहाँ पर धीमी आवाज में जी जेनी को बता रहा था कि तुम्हें पता है कार में यही वो पर्सन था जिसे मैंने देखा था। जेनी कहते कि नहीं, हो सकता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई हो। जी कहते कि मेरी आंखें बहुत शार्प है, न जाने उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ चली गई। तब तक यहाँ पर किम जो है उससे 11 बटन प्रेस करने के लिए कहता है। उनका जैसे फ्लोर आ जाता है, तब यहाँ पर जियो से ही बता रहा था कि होपफुली तुम्हें ये लोकेशन बहुत पसंद आएगा, हमारी वेडिंग के लिए ये लोकेशन, ये होटल एकदम परफेक्ट है। और ये बात सुनकर यहाँ पर डॉक्टर किम को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जेनी शादी करना चाहती है और एक ऐसे पर्सन से जिसे वो लव भी नहीं करती। आखिर न जाने यहाँ पर वो सोच क्या रही है। फ्लोर आते ही जी चला जाता है, लेकिन किम यहाँ पर जेनी को रोक लेता है एंड यहाँ पर वो उसके बैग में वो 2 पैकेजेस डाल देता है, उसे बताते हुए कि इसके अंदर मेरा नंबर भी है, तुम नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए मुझे कॉल कर सकती हो। और हाँ, मेक श्योर करना कि डिसीजन लेते लेते कहीं देरी ना हो जाए। जहाँ पर वो उसे हिंट दे रहा होता है कि कहीं शादी के बाद वो अपनी लाइफ तबाह करके ना बैठ जाए, जिसके बाद जेनी भी वहाँ से चली जाती है। आज यहाँ पर सभी लोग उस लोकेशन को देखकर बहुत खुश थे और जेनी और जी की इस शादी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। तब सभी लोग यहाँ पर जेनी से उसका ओपिनियन मांगने लग जाते हैं एंड जेनी यहाँ पर बता रही होती है कि उसे इस होटल का डेकोरेशन कुछ खास पसंद नहीं आया है। ये सुनते सभी लोग हैरान थे एंड जेनी चाहती थी कि वो लोग कुछ और होटल सेलेक्ट कर ले। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखो बेटा, नेक्स्ट होटल सेलेक्ट करते करते देरी हो जाएगी और इतना सब डेकोरेशन करने में टाइम भी तो जाएगा, इससे अच्छा है कि तुम इसे फिक्स करवा लो। इनफैक्ट यहाँ पर जेनी की मम्मा भी उसे यही समझा रही होती कि हाँ जेनी प्लीज़, एटलीस्ट अगर तुम्हें ये नहीं पसंद आया तो हमें बता दो, हम यहाँ पर थोड़े और पैसे डालकर डेकोरेशन और अच्छा कर देंगे। आखिरकार ये तुम्हारी लाइफ का सबसे ज्यादा बड़ा इवेंट है और इम्पोर्टेंट इवेंट है। जेनी उन सभी को कहती कि आई नो कि ये शादी यहाँ पर कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम दोनों की लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर अगर डेकोरेशन पसंद नहीं आ रहा तो हम थोड़ा वेट तो और कर सकते हैं, वेडिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं। मैं ऐसे लोकेशन पर शादी नहीं करना चाहती जहाँ पर मेरा मन ही ना हो। एटलीस्ट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है तो मैं उस दिन को सबसे शानदार बनाना चाहती हूँ। और वेडिंग पोस्टपोन वाली बात सुनते ही सभी लोग यहाँ पर हैरान रह जाते हैं। जेनी यहाँ पर मन ही मन कह रही होती है कि अगर उसकी मॉम की डिजीज नहीं होती तो आज यहाँ पर वो ये शादी नहीं कर रही होती, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पर उसकी मॉम की डेथ होते होते बची थी। जी यहाँ पर कुछ कहने वाला था पर जाने उसे बोलने लगती कि क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि मैं सही कह रही हूँ, हमारी वेडिंग है और कॉम्प्रोमाइज करना ठीक नहीं होगा। जिसके बाद यहाँ पर जी भी जेनी की बातों से एग्री करने लग जाता है। जेनी वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो तुरंत ही किम को कॉल लगा लेती है एंड दोनों यहाँ पर एक दूसरे से कॉरिडोर में मिलते हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि दोनों को बिहेव करना पड़ता है कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन फिर यहाँ पर किम उसे लेकर वापस चला जाता है, जहाँ पर वो लोग फ्रीली एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं एंड किम उसे यहाँ पर उसकी मेडिसिन दे रहा था, ये समझाते हुए कि जेनी को ऐसे मेडिसिन रोज लेने चाहिए। जेनी कहती कि ओ, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे तुमसे रोज मिलना पड़ेगा, वो भी यहाँ पर, ताकि मैं मेडिसिन को ले सकूं। जहाँ पर कि मुझसे कहने लगे थे कि हाँ, जब तक तुम चाहो तब तक मैं तुम्हें पर्सनल डिलीवरी देने के लिए तुम्हारे खुद के घर भी आ सकता हूँ।
एंड यहाँ पर जैसे उस मेडिसिन को जेनी लेने वाली थी, वो उसे रोकता है बिकॉज वो बहुत ही गर्म था। एंड वो उसे यहाँ पर केयरफुली उसे पीने के लिए कहता है। तब तक जेनी यहाँ पर दरवाज़ा क्लोज कर देती है एंड कहती है कि तुम्हें पता है ना कि फिलहाल तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने उस दिन लिफ्ट में जानबूझकर अपना नंबर दिया, तुम जानबूझकर अभी ये मेडिसिन दे रहे हो ताकि हम यहाँ पर डेली बेसिस से मिल सकें। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी? किम कहने लग जाता है कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सही था, लेकिन भूलो मत कि तुम मुझे सामने से इनविटेशन दे रही हो, सामने से इनवाइट कर रही हो। जेनी कहती कि राइट, माना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सामने से इनविटेशन दिया है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं यहाँ पर एक कदम आगे रखूंगी या कुछ ज़्यादा एक कदम आगे बढ़ा दूंगी तो खुद ब खुद तुम यहाँ पर पीछे हट जाओगे? किम यहाँ पर कहने लग जाता कि वो तो फिर बाद में देखा जाएगा, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहकर यहाँ पर वो जेनी के एकदम क्लोज आ जाता है एंड उसे पूछने लग जाता है कि तुम कहो, अगर तुम सचमुच ये सब कुछ चाहती हो तो मैं बैक ऑफ बिल्कुल नहीं करूँगा। जिस समय तो यहाँ पर जेनी खुद नर्वस हो जाती है और वो उसे खुद पीछे हटने के लिए कह देती है। किम कहता है कि देखा, तुम चाहे यहाँ पर एक कदम बढ़ाओ या पूरा कदम बढ़ाओ, मैं हमेशा रेडी हूँ। अगर तुम्हारी परमिशन है तो तुम्हारी परमिशन के बगैर मैं यहाँ पर कोई भी न कदम आगे बढ़ाऊंगा न पीछे रखूंगा। किम यहाँ पर जेनी को समझाने लग रहे थे कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर है जो कि तुम्हारे अंदर आ रहा है, जो कि एक मैन और वुमेन के बीच हमेशा से होता रहा है। तब तक वहाँ पर किम का स्टाफ उसे बुलाने लग जाता है, जहाँ पर किम उसे जाने के लिए कह देता है, ये बोलते हुए कि वो खुद ब खुद स्टोर को लॉक कर देगा। स्टाफ के जाने पर यहाँ पर जेनी कहते कि आई थिंक जाने का समय आ गया है। किम उसे बोलने लग जाता है कि बट तुमने मुझे मेरे इस सवाल का जवाब अब तक दिया नहीं है। जेनी बोलती है कि व्हाट इफ अगर मैंने हाँ कहा तो तुम टेम्पररी बेसिस के लिए रहोगे, लेकिन तुम क्या फॉरएवर के लिए रह सकते हो? एंड यहाँ पर किम कम्प्लीटली पॉज ले लेता है कि इतने में यहाँ पर जेनी के फ़ोन पे एक और पर्सन का टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर किम उसे दोबारा क्वेश्चन करने लगता है कि लगता है यहाँ पर मेरे अलावा तुम किसी और के साथ भी सेम बातें कर रही हो। जेनी कहती कि ऑफ कोर्स, अगर तुम मुझे रिजेक्ट करते हो तो तुम्हें नहीं लगता कि मेरे पास एक बैकअप प्लान होना ही चाहिए? वही दूसरी यहाँ पर जेनी जाने वाली, लेकिन तब तक यहाँ पर किम उसे खुद से मेडिसिन खिलाने लग जाता है एंड उसके तुरंत बाद वहाँ पर जी आ जाता है जेनी को ढूंढते हुए, जहाँ पर वो कंटिन्यूसली डोर पर नॉक कर रहा था। जेनी यहाँ पर घबराने लग जाती है एंड किम यहाँ पर उसे शांत करवाता है, ये बोलते कि घबराओ मत, उसे यहाँ पर कुछ नहीं पता चलेगा। जहाँ पर वो उसे पीछे वाले बैक डोर से जाने के लिए कहता है और ये समझाते हुए कि देखो, यहाँ से जाकर तुम सीधा मेन एंट्रेंस से बाहर निकलना और ऐसा बिहेव करो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ऐसे भी मैं तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हूँ, उससे ज़्यादा हमारा रिलेशन कुछ नहीं है। और इस चीज़ को दिमाग में रख कर जेनी वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर अब ये जी उसकी लोकेशन को ट्रैक कर कर आगे बढ़ रहा था, विच मीन्स यहाँ पर उसे पता है कि जेनी हो सकता है कि अंदर की ओर ही है। तब तक वहाँ पर किम आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पर किम से पूछने लग जाता है कि क्या कोई और लोकेशन है, बिकॉज मेरी वाइफ अभी अभी यहाँ पर थी लेकिन अचानक से उसका ट्रेसेस मिट गया। इसके पहले कि किम कुछ रिस्पॉन्ड करे तब तक वहाँ पर जेनी आ जाती है एंड कहती कि माफ़ करना, फ़ोन साइलेंट पे था एंड मैं सो रही थी, मेरी थेरेपी चल रही थी, इस वजह से मैं यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। ऐसा बोलकर यहाँ से वो उसके साथ जाने लग जाती है। पर इतने में यहाँ पर जी रुकता है और उसे डाउट होता है कि मैंने इस पर्सन को कहीं तो देखा है। जेनी बोलती कि किसे? तब वो यहाँ पर कहने लग जाती कि वही पर्सन जो कि पीछे है। तब जेनी से कहते कि वो मेरा डॉक्टर है, चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन उसने सीखी हुई है, मैं उसे यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तब जी उसे कहने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ तुम्हें यहाँ पर किसी एक्सपीरियंस पर्सन से लेना चाहिए, जो कि यहाँ पर शायद से सफ़ेद बालों वाला होगा, ताकि वो पर्सन जो कि इतना यंग दिखता हो, व्हाट इफ यहाँ पर से ढंग से ट्रीटमेंट करना ही ना आता हो। जेनी उसे कहते कि वो सब कुछ मेरा लुकआउट है एंड मैं इस ट्रीटमेंट से फ़िलहाल हील हो रही हूँ, इसलिए मैं इस ट्रीटमेंट को कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहती। जी बोलता है कि ये सब छोड़ो, लेकिन हमें बहुत जल्दी दूसरा लोकेशन ढूंढना पड़ेगा। कल रात मैंने मॉमनेट को जैसे तैसे यहाँ पर शांत करा लिया, लेकिन कब तक मैं यहाँ पर नहीं कहता रहूँगा। अब देखो, तुम सचमुच तो पोस्टपोन नहीं करना चाहती ना? जेनी बोलती है कि अगर पोस्टपोन की बात कही है तो ऑफकोर्स ये बात है कि पोस्टपोन करना चाहती हो। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर जी हर रात मार्कस सो रहा था एंड जेनी बाहर बालकनी में बैठकर किम की बातों को याद करी थी, जहाँ पर किम ने उसे समझा कर रखा है कि इन केस अगर फ्यूचर में आगे जाकर वो अपना मन बदल लेती है अपने फियांसे लेकर, अपने वेडिंग को लेकर, तो फिर यहाँ पर वो मदद मांगने आए या फिर फेवर मांगने आए तो वो पर्सन सिर्फ और
और सिर्फ यहाँ पर किम होना चाहिए एंड उसका सेकंड ऑप्शन भी किम होना चाहिए। जेनी नहीं चाहती थी कि यहाँ पर किम अपने आप को ऑप्शन जैसा महसूस करे, लेकिन किम के अकॉर्डिंग अगर वो चीज़ यहाँ पर जेनी को सिचुएशन से बाहर निकालती है या फिर जेनी को खुशी दिलाती है तो वो ऑप्शन बनने के लिए भी रेडी है। तब तक उसे किम का टेक्स्ट भी आ जाता है जो कि उसे सेम चीज़ कह रहा था कि टाइमली मेडिसिन ले लेना। और हाँ, मैंने जो बात कही है उस बात को लेकर मैं 100% सीरियस हूँ। मैं अपनी बात से मुकरने नहीं वाला और मैं वेट ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट डे यहाँ पर जेनी घर पर होती है जहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है उन गिफ्ट्स को लेकर जो कि यहाँ पर जी ने भिजवाया है और इसके फैमिली मेम्बर्स ने भिजवाया है। तब उसकी मम्मा उसे ये समझाई थी कि देखो वो लोग तुम्हारी कितनी फिक्र करते, तुम्हारी कितनी केयर करते, इसलिए क्यों ना तुम यहाँ पर जाकर उनसे बातें कर लो और हाँ, शादी की डेट बहुत जल्दी फिक्स कर लेना। जेनी कहती कि मॉम, मुझे अब जाकर रियलाइज़ हो रहा है कि ये शादी मैं यहाँ पर अपने लिए नहीं कर रही हूँ बल्कि आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आप ये सब कुछ चाहती हैं। आंटी कहती कि बकवास बातें करना बंद करो। जेनी बोलती कि नहीं, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जी की अब उम्र हो चुकी है और कोई भी उसके साथ शादी करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक प्यादा बनकर आई हूँ। और ये सुनते यहाँ पर आंटी जेनी को थप्पड़ मार देती है जहाँ पर जेनी इमोशनलेस थी। वो अपनी मॉम को बताने लग जाती कि लगता है आपको पता है नहीं, बिकॉज मैंने आपको बताया जो नहीं है कि जी ने मुझ पर चीट किया है। ये सुनते यहाँ पर आंटी हैरान हो जाती है कि जी ने तुम पर चीट किया है। जेनी यहाँ पर अपनी मम्मा की हेल्थ को लेकर फिक्र करने लग जाती है एंड यहाँ पर आंटी जेनी से कहने लगती कि नहीं हो सकता कि यहाँ पर तुम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तुम लोग एक साथ बातें कर तो देखो, चीज़ें यहाँ पर सॉल्व कर तो देखो, एक दूसरे को मौका तो देकर देखो, सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पर वो तुम्हारे डैड की तरह थोड़ी ना है। जेनी यहाँ पर कहने लग जाती है कि माँ, आई रियली विश कि मैं आपकी तरह होती, रो देती और अपनी सारी बातें मनवा लेती। और मन ही मन वो ये सोच रही थी कि चीट होने पर भी यहाँ पर उसकी खुद की मम्मा को लग रहा है कि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो अपनी बेटी को दिल में डाले जा रही है। आंटी कहती कि मुझसे प्रॉमिस करो, मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ पर समय रहते उसके साथ शादी कर लोगी एंड कोई भी ऐरा गहरा रैश डिसीजन नहीं लोगी। जेनी जहाँ पर अपनी मम्मा को प्रॉमिस नहीं करती और वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पर वह चली जाती है डॉक्टर किम के पास में ट्रीटमेंट लेने के लिए, जहाँ पर किम उसे यही बता रहा होता है कि तुम्हारे इन सभी चीज़ों का कॉज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इमोशंस है, जिसे यहाँ पर या तो तुम कंट्रोल करोगी या फिर वो जो कि यहाँ पर तुम्हारी सचमुच केयर करता होगा। जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक यहाँ पर तुम भी ठीक नहीं हो पाओगी। एंड जेनी सिर्फ यहाँ पर इस बात को लेकर ओवरथिंक करती रह जाती है एंड यहाँ पर किम उसे रेडी होकर अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ पर वो लोग क्लब चले जाते हैं जहाँ पर जेनी सॉन्ग्स गाकर बहुत एंजॉय करती है। एंड तब वो किम के पास आती है जहाँ पर किम उसे यही समझा रहा था कि जेनी की खुशी इन सब चीज़ों में है जो कि वो खुद से करना चाहती है, ना कि किसी और की खुशी के लिए करना चाहती है। यहाँ पर वो उसका फ़ोन मांगता है एंड उसके लोकेशन को टर्न ऑफ कर देता है। जेनी उससे बोलती कि ये तुमने क्या किया। किम कहते कि अगर तुम्हें पता ना हो तो फिर तुम्हारे फियांसी आई मीन जी के पास है तुम्हारा जीपीएस है, वो जब चाहे तब तुम्हें ट्रैक डाउन कर कर वहाँ पर आ सकता है एंड तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ गलत है। जेनी कहती कि मैं समझ सकती कि चीज़ गलत है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक डॉक्टर हो और मैं तुम्हारी पेशेंट, ये सब कुछ तुम कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे बीच अफेयर चल रहा हो। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसके फेस के बहुत क्लोज आ जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर उसे वियर्ड सा फीलिंग आता है कि जैसे उसने अभी अभी यहाँ पर जी को किसी और वुमेन के साथ देखा। वो लोग उस डायरेक्शन की ओर जाते हैं जहाँ पर किम नहीं चाहता था कि जेनी अपनी आंखों से सब कुछ देखे, इससे वो रोकने लग जाता है। बट जेनी को पता होता है कि पहले भी उसने इस चीज़ का फेस ऑफ किया और वो वापस से भी कर सकती है, इसलिए वो खुद ब खुद आगे जाकर देखने लगती है। लेकिन वो तो कोई और कपल्स, जिसे यहाँ पर जेनी को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर वो अभी भी उसी डर वाले जोन में जी रही हो। यहाँ पर किम उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तब तक जेनी उसे कहती कि देखो, मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करूँ कि यहाँ पर अपनी ज़ुबान ज़्यादा मत चलाओ, मैं तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपने आप को ट्रीट करने के लिए। ऐसा कहकर यहाँ पर वैसा बिहेव कर रही थी कि जैसे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किम का इस्तेमाल कर रही है, उससे कोई एक्चुअल फीलिंग्स या इमोशंस किम के साथ नहीं जुड़े हुए। किम कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम अपने आप से एक और क्वेश्चन क्यों नहीं कर कर देखती कि आखिर अगर तुम मेरा यूज़ कर रही हो तो फिर मैं तुम्हें क्यों अलाउ कर रहा हूँ मेरा यूज़ करने के लिए, भले वो कोई भी चीज़ें क्यों ना हो, तुम बात ही क्यों ना करना चाहो फिर भी मैं अवेलेबल क्यों रहता हूँ, तुम्हें ट्रीट क्यों करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर जेनी के पास कुछ रिस्पॉन्ड नहीं होता
किम कहता है कि आई थिंक तुम्हारी खामोशी ने ही जवाब दे दिया, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन जनी यहाँ पर उसे रोकती है और उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ। मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर किसी और की खुशी के लिए कुछ चीज़ें करूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को किसी और के तरीके से जीऊँ और किसी और के फीलिंग्स को कंसिडर करूँ। वो इंसान चीट कर रहा है और मैं यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। जिसके बाद दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और ये किस के बीच में जेनी यहाँ पर किम को अपने आप से दूर करती है एंड कहती है कि अगर मैं तुम्हें किस करने के लिए आगे बढ़ी तो फिर तुमने मुझे क्यों धक्का नहीं दिया। किम कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर तुम जो करने के लिए कहोगे वह सब कुछ मैं करूँगा। एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाता है, उसे समझाते हुए कि देखो, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम यहाँ पर अगर जी पर चीट करोगे और जी को ये बात पता चलेगी तो उसे हर्ट होगा, तो बिल्कुल नहीं। तुम खुद चीट नहीं कर सकती बिकॉज तुम्हें खुद को पता है कि तुम्हारी फीलिंग्स कितनी कंसिडरेट है। तुम अपनी फीलिंग्स को तभी एक्सप्रेस करोगी अगर तुम उस पर्सन को पसंद करती हो तो, लेकिन तुम तब ये सब कुछ नहीं करोगी रिवेंज के लिए। ये मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। एंड यहाँ पर होते हैं बाकी सभी लोग जो कि जेनी को पर्सनली बर्थडे विश करने के लिए आए थे। उस फ्लोर तक तो यहाँ पर किम भी जेनी के साथ था, लेकिन होपफुली यहाँ पर जेनी आगे का रास्ता अकेले तय करती है। एंसी और उसके सभी फ्रेंड्स आकर उसे यहाँ पर बर्थडे विश करते हैं, जहाँ पर बेचारा किम ऊपर ही खड़ी रहकर उनकी बातें सुन रहा था। एंड एक बार फिर से यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर जी तो आराम से सो रहा था एंड जेनी यहाँ पर ओवर थिंक कर रही होती है। उसकी मम्मा का उसे टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे रीथिंक करने के लिए कहती है एक एंगेजमेंट को तोड़ने के रीजंस की वजह से, बिकॉज वो नहीं चाहती हैं कि ऐसा हो। और वो जेनी को समझा रही थी कि जी सचमुच एक बहुत अच्छा पर्सन है, वो अपने आप को एक बहुत अच्छे पर्सन में चेंज कर सकता है। एंड यहाँ पर जेनी को किम की बात याद आ रही होती है, जहाँ पर किम उसे समझा रहा था कि एक पॉइंट पर आकर ह्यूमंस को सेल्फिश बनना पड़ता है अपनी खुशी के लिए, बिकॉज वो ये लाइफ अपने लिए जी रहे ना कि किसी और के लिए। एंड तब तक यहाँ पर वो उसे टेक्स्ट भी कर देती है बहुत सारे मिलने के लिए। एंड यहाँ पर वो उससे बात करने के लिए नेक्स्ट डे आ जाती है, पर इसके पहले कि वो दोनों आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ कुछ बात कर सके, तब तक वहाँ पर जी आ जाता है और उस समय वहाँ पर किम को पीछे हटना पड़ता है। जी आते यहाँ पर जेनी को बताने लग जाता है कि उसके दोस्त ने उन दोनों को इनवाइट किया है। वो यहाँ पर उन दोनों की वेडिंग की खुशी में अपने शोरूम का सबसे बेस्ट वेडिंग गिफ्ट उन्हें देना चाहता है, जो कि यहाँ पर वेडिंग ड्रेस होगा, जिस चीज़ के लिए वहाँ पर जेनी उसके साथ चली जाती है। एंड यहाँ पर वो दोनों उस शोरूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जेनी रेडी होने के लिए अंदर की ओर जाती है और तब तक वहाँ पर किम भी आ जाता है, जहाँ पर किम उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। पर जेनी यहाँ पर उसे सॉरी बोलती है, ये समझाते हुए कि अब यहाँ पर वो कोई रिस्क नहीं ले सकती और उसने यही शादी को एक मौका देने का फैसला किया है। किम यहाँ पर जेनी से कहने लग जाता है कि तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि तुम ये सब कुछ कहकर अपने आप से झूठ बोल रही हो। जेनी कहते कि नहीं, जी अच्छा पर्सन है, वो चेंज हो सकता है। एंड दिल पे पत्थर रख कर बेचारी ये सब कुछ यहाँ पर किम से कह रही थी। यहाँ पर वो जेनी से कहने लग जाता है कि मुझे बस एक सवाल का जवाब दो, क्या उससे पता है कि वो रात को जब खर्राटे मारकर आराम की चैन की नींद सो रहा होता है उस समय तुम यहाँ पर जागी रहती हो एंटायर नाइट, और तुम्हें नींद तभी मिलती है जब तुम यहाँ पर मेरे मेडिकेशन सेंटर में आती हो। जेनी कहती कि मैं उससे बता दूंगी और ऐसे भी मैंने उससे बताया नहीं, इसलिए उसे सब कुछ पता नहीं है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। तब तक वहाँ पर स्टाफ आने वाली थी, लेकिन जेनी यहाँ पर उसे अंदर आने से मना कर देती है और वो किम से क्लियरली कह देती है कि अब से यहाँ पर वो अपने उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। वो अब ठीक हो चुकी है और अब वो यहाँ पर अपनी अच्छी लाइफ को कंटिन्यू बस करना चाहती है। तब तक वहाँ पर जी की आवाज़ आ रही होती है, जहाँ पर वह जेनी को बुला रहा था एंड जेनी यहाँ पर किम से रिक्वेस्ट कर रही होती है छिपने का। जैसे यहाँ पर जी आने वाला होता है, तब तक जेनी खुद ब खुद कर्टन्स ओपन कर देती है एंड किम वहाँ पर दूसरी तरफ से बाहर की ओर चला जाता है। जेनी के दिमाग में किम चल रहा था एंड जी यहाँ पर जेनी को पूछ रहा होता है कि आखिर वो कैसा दिख रहा है, पर जेनी का अटेंशन किम के ऊपर बिल्कुल नहीं होता। एंड इसके बाद में होती है जेनी, जो कि यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन उधर कैंसिल करने के लाई थी। किम उसे कहने लग जाता है कि कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, आज ये तुम मेरी तरफ से अपना आखिरी ट्रीटमेंट समझो और एक एंड ट्रीटमेंट जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें देने वाला हूँ। जेनी यहाँ पर उसकी बातों में हाँ कहने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो ट्रीटमेंट देते देते उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि अभी भी यहाँ पर जेनी किसी और के बारे में सोच रही, ना कि अपने बारे में, जिससे यहाँ पर सिर्फ जेनी की नहीं आगे फ्यूचर वाले बच्चों की भी लाइफ ख़राब हो सकती है। उन्हें एक ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे जो कि एक दूसरे से लव करते ही नहीं है और बच्चों का परवरिश में इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है। जेनी किम से कहने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता वो मेरी पर्सनल लाइफ है,
माना कि मैं यहाँ पर जी से फिलहाल अट्रैक्टेड नहीं हूँ, लेकिन व्हाट इफ इन फ्यूचर मैं यहाँ पर उससे लव कर बैठूँ, तो फिर तुम मेरे फ्यूचर को जज नहीं कर सकते। वही दूसरे यहाँ पर वो आखिरी ट्रीटमेंट देने के बाद वो लोग पार्किंग लॉट में होते हैं, जहाँ पर किम जॉनी को बता रहा था कि वो जॉनी का कॉन्टैक्ट कभी डिलीट नहीं करने वाला है। एंड यहाँ पर जॉनी के लिए वो हमेशा अवेलेबल रहेगा, भले वो यहाँ पर 10 साल या 15-20 साल बाद क्यों ना हो। जॉनी उसे जब भी कॉन्टैक्ट करेगी, जहाँ भी बुलाएगी, वो तुरंत वहाँ पर हाजिर हो जाएगा उसके लिए उसके पास। एंड तब यहाँ पर जेनी उसे किस कर देती है, जिस किस से यहाँ पर किम को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर जेनी का डिसीजन बदल सकता है। पर जेनी कहते कि ये मेरी तरफ से गुड बाय किस है, मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाली। लेकिन इतने में यहाँ पर खुद सामने से पार्किंग लॉट में हम देख लेते हैं जी को, जो कि किसी और वुमन के साथ में था। एंड जी के बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ आ रहा था कि वो तो हाईली ड्रंक है। एंड यहाँ पर किम जेनी को हर्ट ना हो, इसलिए तुरंत ही यहाँ पर उसकी आंखों के सामने अपना हाथ रख लेता है ताकि जेनी कुछ देख ना सके। लेकिन यहाँ पर जेनी सिर्फ रियलिटी को देखना चाहती थी। वो यहाँ पर उसका हाथ हटाती है एंड रोते भी यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करती है, उसे बेग करती कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ कांटेक्ट मत करना, गलती से भी मुझे कॉल मत लगाना, और अगर मैंने किया भी तो मेरा कॉल मत पिक करना। ऐसा बोलकर वो भागकर वहाँ से चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर फाइनली उनके वेडिंग का दिन होता है, जहाँ पर जेनी ड्रेसिंग रूम में बैठकर रेडी हो रही थी कि इतने में यहाँ पर कोई और फ़ोन का नोटिफिकेशन आ रहा होता है, जो फ़ोन यहाँ पर असल में जी का था। जेनी जब यहाँ पर उस फ़ोन को अनलॉक करती है, तब उससे पता चलता है कि जी तो यहाँ पर अपने वेडिंग वाले दिन ही किसी और के साथ में है। जिस समय यहाँ पर वो सब कुछ देखकर हैरान थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, बिकॉज उसे पता था कि शायद से वो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। इतने में यहाँ पर वो किम को कॉल लगा लेती है, जहाँ पर किम उसे कह रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना जल्दी मुझे कॉल कर लोगी। जेनी उसे कहती कि मैंने तुम्हें बस ये बताने के लिए कॉल किया है कि तुम सही थे, कि मैं अपने आप से झूठ बोलती आ रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सिचुएशन से भागती आ रही हूँ, लेकिन आज मैं उस सिचुएशन को ज़रूर फेस करूँगी। ऐसा कहकर वो कॉल कट करती है एंड यहाँ पर जी का फ़ोन लेकर चली जाती है बेडरूम में, जहाँ पर वो बेडरूम में आसपास देखती तो कोई नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन वो बेड, वो बेडशीट, सब कुछ वैसी थी जैसे यहाँ पर उस फोटो में दिखाया गया था। एंड तब वो लोग यहाँ पर लिफ्ट के यहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर जेनी उसके शर्ट को नोटिस करती है, जिसके बटन्स यहाँ पर ऊपर नीचे लगे हुए थे। एंड जैसे वहाँ पर लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन होता है, जी तो अंदर चला जाता है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के टाइम पे जेनी भागकर यहाँ पर उसे कमरे की ओर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ऑलरेडी वो लड़की कहीं ना कहीं छुप रही होगी, जो कि ऑफकोर्स बाथरूम में छुप रही थी। वो उसे देखते ही यहाँ पर उसे थप्पड़ लगा देती है, और जी तुरंत ही आकर यहाँ पर जेनी को थप्पड़ लगा देता है और उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर ये सब कुछ होने के बाद भी जी अपने आप को डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो ऐसा बता रहे थे कि जैसे उसे जो सब कुछ किया वो उसने अपनी खुशी के लिए किया। अब जब जेनी उसे अपने पास नहीं आने देती, तो फिर वो यहाँ पर कोई और ऑप्शन तो ज़रूर ढूंढेगा। एंड इसी के साथ साथ वो जेनी को ये समझा रहा था कि ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है, इसलिए यहाँ पर बिना ड्रामा के चुपचाप शादी के लिए नीचे आ जाना। ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर किम था, जो कंटिन्यूसली जेनी को कॉल किया जा रहा था। एंड यहाँ पर समझ ना आने पर वो उसे ढूंढते हुए चला जाता है। वेडिंग हॉल से लेके होटल रूम्स तक वो उसे सब जगह ढूंढता है। एंड फाइनली यहाँ पर जेनी उसे मिल जाती है, जहाँ पर वो उसे उस टाइम की याद दिला रहा था, जिस टाइम जेनी ने यहाँ पर एक बच्चे की मदद की थी, जब वो बच्चा बुली हो रहा था। और जो सेंटेंसेस उस समय जेनी ने यहाँ पर किम से कहे थे, वो सब कुछ यहाँ पर किम जेनी को बता रहा होता है, उसे समझा रहा होता है कि तुम भी ठीक वैसी ही हो, तुम यहाँ पर बहुत हिम्मत वाली हो और तुम उस सिचुएशन को ज़रूर फेस कर सकती हो। जहाँ पर इतनी मोटिवेशन के बाद वो फाइनली वेडिंग एरिया में जाने के लिए रेडी हो जाती है। सभी तो यहाँ पर सोच रहे होते कि आखिर चल क्या रहा है, अभी तक ब्राइड आई क्यों नहीं है। एंड यहाँ पर से गुस्से में जाने का इंतज़ार कर रहा होता है, बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि जाने के पास उसके साथ शादी करने के अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो घुमा फिरा कर उससे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। एंड इसके बाद में यहाँ पर जेनी की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर होस्ट उसका वेलकम कर रही होती है। जी यहाँ पर जेनी से कहने लग जाता है कि मुझे पता था कि तुम ओबीडियंटली यहाँ पर मेरी बातें सुनोगी और यहाँ पर ज़रूर आओगी। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी सभी के सामने सभी को वेलकम करती है इस प्यारे से इवेंट में आने का, जो कि यहाँ पर ऑन द स्पॉट खत्म होने वाला है, बिकॉज ये शादी यहाँ पर मैं नहीं करने वाली हूँ। ये सुनते सभी के यहाँ पर होश हो जाते हैं। सी जेनी से कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो। जेनी कहती कि हाँ,
अच्छे से समझ आ रहा है। तो मैं आज आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरे फियांसे ने मुझ पर एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स चीट किया और न जाने कितनी वुमेन्स के साथ में। जिसके बाद जी यहाँ पर ऐसा प्रेटेंड करने लग जाता है कि मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं ऐसा कर नहीं सकता और जेनी के पास कोई एविडेंस नहीं है। जेनी बोलती कि देखो, तुम बाकियों से झूठ बोल सकते हो लेकिन मुझसे नहीं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत बार पकड़ लिया है। अभी भी तुम्हारे बेडरूम में मैंने तुम्हें पकड़ा था और 5 साल पहले भी मैंने तुम्हें पकड़ लिया था। अगर मुझे इन चीज़ों के बारे में पता ना चलता तो फिर आज से मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर कितनी लॉयल रहती। 5 साल पहले मुझे तुम्हें वो मौका नहीं देना चाहिए था। पहली गलती होने पर ही मुझे तुम्हें यहाँ पर सबक सिखा देना चाहिए था। गलती मेरी है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया। और अच्छी बात है कि मैंने तुम्हें मुझसे क्लोज आने भी नहीं दिया, क्योंकि मैं फ़िलहाल प्रेग्नेंट नहीं हूँ और मैं तुम्हें जैसे चाहे वैसे छोड़ सकती हूँ। सी कहने लग जाते कि यहाँ पर रैश डिसीजन मत लो। तुम्हें भी पता है कि हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। जेनी बोलती कि मत करो। ऐसे भी तुम्हारे सपोर्ट करने या ना करने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जैसे पर्सन के साथ तो मैं यहाँ पर कभी बात भी ना करूँ, ना आंखें डालकर देखूँ भी। और ये शादी मैं अभी के अभी यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। ऐसा बोलकर जेनी यहाँ पर अपनी रिंग निकाल कर नीचे फेंक देती है। सभी के सभी यहाँ पर शॉक्ड रह जाते हैं। गुस्से में आकर किम जेनी को थप्पड़ मारने वाला था, पर तब तक वहाँ पर किम आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर जी का हाथ पकड़ लेता है। और ये चीज़ यहाँ पर सभी देख रहे होते हैं और सभी क्वेश्चन कर रहे थे कि अब ये कौन आ गया है बीच में। जी यहाँ पर किम से कहने लगे थे कि तुम मामूली से डॉक्टर हो, हमारे बीच में ना आ तो बेहतर होगा, ये हमारी फैमिली का मैटर है। किम कहते कि माना कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं उसी के साथ साथ यहाँ पर एक अच्छा जेंटलमैन भी हूँ। जहाँ पर मेरे सामने कोई किसी वुमेन को मारे और मैं कुछ ना कहूँ, ऐसा नहीं हो सकता। उस समय यहाँ पर किम उसे रोक रहा होता है, जहाँ पर से चिल्ला चिल्लाकर सभी को बता रहा था कि कितने सालों से यहाँ पर जेनी उसके पैसों का इस्तेमाल कर रही है। जेनी यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि तुम कौन से पैसे की बात कर रहे हो? वो पैसे जिससे से तुमने मुझे आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिलाया, और सिर्फ तुम उन पैसों से अपना घर ही तो चला रहे हो। अगर ऐसे देखा जाए तो जैसे तुमने मुझे खरीद रखा हो अपना घर का काम करने के लिए। तो तुम्हें नहीं लगता कि मेरे बदले अगर कोई और मेड होती तो वो तो तुम्हें कितना ज़्यादा चार्ज करती? ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर जी का मुँह ही बंद हो जाता है। एंड उन दोनों के पेरेंट्स को बहुत ही अशेमफुल लग रहा था, बिकॉज ये सब कुछ यहाँ पर इवेंट में इतने सारे लोगों के साथ जो हो रहा था। जी यहाँ पर जेनी से कह रहा था कि अभी भी टाइम है, गुस्से को भूल जाओ। मैं अभी भी तुम्हें माफ़ करने के लिए रेडी हूँ और ये शादी करने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज मैं नहीं होता तो कोई भी नहीं होता जो कि तुमसे शादी करता, क्योंकि तुम्हारी एज भी जो इतनी हो चुकी है। किम कहता है कि नहीं, मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर जेनी के साथ शादी करने का वादा करता हूँ, अगर जेनी चाहे तो। और ये डिसीजन मैं आप सभी के सामने आप सभी को साक्षी मान कर कह रहा हूँ। एंड मेरी दोस्तों यहाँ पर होस्ट आ जाती है जो कि न्यू कपल्स को वेलकम कर रही थी, कंग्रेचुलेट कर रही थी। सभी लोग उन दोनों के लिए चेयर अप करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर ह्यूमिलेट होकर जी को वहाँ से जाना पड़ता है, और साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी। जेनी की मॉम को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। एंड वही दूसरी और किम था जो कि जेनी को प्रपोज कर रहा था, उसका हाथ मांग रहा था ताकि यहाँ पर वो उसका हाथ कभी ना छुड़े और वो लोग यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए फॉर एवर एक साथ रह सके। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर कुछ हो पाए तब तक आंटी यहाँ पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर जेनी तुरंत ही भाग कर नीचे जाती है। यहाँ पर किम जैसी आंटी को देखता है और टेस्ट करता है, उन्हें समझ आ जाता है। तो यहाँ पर वह जेनी को घबराने से मना करता है एंड सभी लोगों को यहाँ पर दूर खड़े होने के लिए देता है और बोलता है ताकि यहाँ पर आंटी को स्पेस मिले ऑक्सीजन लेने का। वो तुरंत ही यहाँ पर चीज़ों को मंगाने लग जाता है और जेनी को जैसा कहा जाए वैसा करने के लिए कहता है। उस समय यहाँ पर बीच में जी आ जाता है, जो कि आकर जेनी से कहने लग जाता है कि इस पर्सन पर बिलीव मत करो, इससे तुम्हारी मॉम की जान जा सकती है, मैं तुम्हारी मॉम को बचाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जेनी उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोलती है, बिकॉज वो कोई डॉक्टर थोड़ी ना जो कि आंटी की जान ऑन द स्पॉट बचा सकता है। वही दूसरे यहाँ पर आंटी को ठीक और बेहतर लगने लग जाता है। एंड यहाँ पर होता है जी जिसकी डैड उसे थप्पड़ मारते और उसकी इस बेवकूफ़ी के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर उसकी मम्मा भी होती जो कि उसे बहुत चिल्लाती है, और वो इस चीज़ में उसे ये कह रही थी कि अगर ये सब कुछ करते तो करते, लेकिन ऐसे करते कि जैसे उस लड़की को कभी पता चलता ही नहीं, और वो भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं। वही दूसरे यहाँ पर किम जाने के साथ है, जहाँ पर वो उसे दिलासा दे रहा था कि तुम फिक्र मत करो, आंटी अब यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। एंड वही दूसरे यहाँ पर जैसे वो जाता है वहाँ पर जी मौका देकर आ जाता है और जेनी को यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है, ये कहते हुए कि देखो अभी भी टाइम है। जेनी बोलते कि गधे जैसे बातें करना बंद करो, यहाँ पर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें चांस दूंगी, और तुम बिहेव तो ऐसा कर रही हो जैसे गलती यहाँ पर मैंने की हो ना कि तुमने, तुम मुझे मौका देने के लिए आए हो।
मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी मौका तक क्या बात करने की परमिशन भी ना दूँ। एंड तब यहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और तब तक जैसे ही वहाँ पर किम आता है, जी तो उससे धक्का मार देता है। लेकिन यहाँ पर ये पंच और धक्का ऐसा होता है जो कि बहुत स्लो था, लेकिन किम तो ऐसे गिरता है कि जैसे यहाँ पर उसे बहुत चोट लग गई हो। सी बोलता है कि ये नाटक कर रहा है, मैंने तो इतना ज़ोर से उसे मारा भी नहीं है, मेरी बातों पर विश्वास करो। एंड जेनी कहती है कि चुप करो, मुझे अगर किसी इंसान की फ़िक्र है तो वह सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर किम ही है। ऐसा बोलकर यहाँ से वो किम को लेकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जी खुद सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब वो यहाँ पर जेनी को कैसे मनाएगा। एंड वो यहाँ पर उसे लेकर घर पर आती है। जैसे वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाते हैं वैसे समझ आ जाता है कि ये सब तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किम का ड्रामा है। जेनी यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और आकर यहाँ पर उसे ट्रीट करना शुरू करती है, पर फिर भी यहाँ पर किम को रिलीफ नहीं मिल रहा था तब तक जब तक यहाँ पर वो उसके ऊपर लेट नहीं जाता और कहते कि हाँ अब मुझे ठीक लग रहा है। जेनी बोलती कि हो गया तुम्हारा नाटक कर कर, हो गया तुम्हारा ड्रामा। और तब किम को समझ आता है कि जेनी को भी समझ आ चुका था कि वो तो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहा है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं ज़ी को, जो कि आंटी को जानबूझकर पिक करने के लिए गया था, बिकॉज उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी एक्स मदर इन लॉ उसके साइड रहेगी। तो वो यहाँ पर आंटी से कह रहा होता है कि मॉम आप ठीक तो है ना। आंटी कहते कि तुम अभी भी मुझे मॉम बुला रहे हो। जी कहते कि हाँ मॉम, मैं आपको हमेशा मॉम बुलाऊंगा। मानता हूँ कि मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए जनी रेडी नहीं है शादी के लिए, लेकिन आगे जाकर उसे समझ आ जाएगा कि मैं उसके लिए कितना परफेक्ट मैन हूँ। मैं उसे पैसे दे रहा हूँ जिससे वो जी रही है, उसे और क्या ही चाहिए। आप तो बात समझ सकती हैं। आंटी कुछ उससे यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं करती और जब वो यहाँ पर घर पहुँचती है तब वो जनी को उठाने लग जाती है और पूछती है कि तुम अकेली हो ना घर पर। जनी झूठ बोल देती है कि हाँ मैं अकेली हूँ। एंड यहाँ पर किम होता है जो कि पर्दे के पीछे छुप रहा था। तब आंटी उसे बताने लग जाती है कि किस तरीके से जी यहाँ पर उन्हें पिक करने के लिए आया था हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के समय। जनी कहते कि देखिए अगर आप अभी भी उसके फेवर में बात करना चाहती हैं तो मैं बिल्कुल नहीं बात करना चाहती और मैं आपकी बातों में इस बार तो क्या कभी भी नहीं आऊँगी। आंटी बोलती कि ऐसी बातें नहीं है, मुझे समझ आ चुका है कि कौन सी चीज़ें कैसे चल रही है। उससे तुम्हें सभी के सामने गोल्ड टिकर बुलाया जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं हो, और वो कौन से पैसे कौन से घर की बात कर रहा है जो कि उसके पास है ही नहीं, जब वो तुम्हारे नाम कभी कर ही नहीं सकता। एंड तब यहाँ पर जेनी को अच्छा लगता है कि उसकी मम्मा उसकी बातें समझ तो रही हैं। आंटी यहाँ पर बता रही होती कि वो सचमुच खुद बेवकूफ़ थी जिन्होंने यहाँ पर पहले सी पर भरोसा किया, चीज़ों को लेट गो करने का सोचा। एंड यहाँ पर वो जेनी से सॉरी कह रही थी कि ऐसा मदर मुझे तुम्हारा साइड लेना चाहिए था, तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था, तुम्हें समझना चाहिए था ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ, लेकिन मैं तुम्हारी अगेंस्ट चली गई। जेनी कहती कि मॉम कोई बात नहीं, अक्सर यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप मुझे देखिए, मैं उस गधे के साथ में इतने सालों से थी, लेकिन 5 साल के बाद मेरे दिमाग में सब कुछ आया, अब जाके मैं समझी हूँ तो कोई बात नहीं, मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ। आंटी यहाँ पर जेनी को हक करती है एंड कहती है कि आज मैं तुम्हारी सभी फेवरेट डिशेस बनाऊंगी। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है, जिसके बाद किम यहाँ पर पर्दे के पीछे से बाहर फाइनली आ ही जाता है। एंड यहाँ पर फिर वो लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बात आगे बढ़े इसके पहले यहाँ पर आंटी आ जाती है जेनी से पूछने के लिए कि आखिर वो क्या करना चाहती है, जहाँ पर बेचारे किम को एक बार फिर से घाई घाई में यहाँ पर फटाफट से छुपना पड़ जाता है। आंटी बोलते कि ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे कोई आकर गया था। जेनी कहती कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर अकेली वॉक कर रही हूँ, उठते ही वॉक करना कितनी अच्छी बात होती है। एंड यहाँ पर आंटी पूछने लग जाते कि इससे मुझे याद आया, वो डॉक्टर जिसने मेरी जान बचाई थी, क्या तुम दोनों का सच में कोई रिश्ता है। जेनी कहती कि मॉम मैं आपसे कुछ हाइड नहीं करना चाहती, लेकिन ये सब की शुरुआत बहुत बाद में हुई थी, जब मैं अपनी ट्रीटमेंट्स के लिए जाया करती थी। कि एक ऐसा पर्सन है जिससे मुझे रियलाइज़ करवाया है कि मेरी अहमियत कितनी ज़्यादा है और मेरी हैप्पीनेस कितना ज़्यादा अच्छा है, जो कि मैं खुद डिज़र्व करती हूँ, खुद से लिव करना। तो माँ जी यहाँ पर कहते कि देखो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बातें, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, वो तुमसे छोटा है, वो एक यंगस्टर की तरह है और इनका मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तो कल को ऐसा ना हो कि तुम उससे डीप इन लव पर जाओ और वो कल को उठ के ये कह दे कि तुम दोनों के बीच कुछ सीरियस नहीं था। जेनी कहती कि मॉम अब मुझे मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है, अब मैं खुद के लाइफ डिसीजंस भी खुद अच्छे से ले सकती हूँ, तो इतना तो मैं यहाँ पर ट्रस्ट कर ही सकती हूँ किसी पर। एंड आंटी के जाने के बाद यहाँ पर किम फिर वापस से पर्दे के पीछे से बाहर आ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर
उन दोनों की क्लासेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर जेनी ने ड्रामा की स्टार्टिंग में सपने में देखा था। लेकिन एक बार फिर से वहाँ पर आंटी आ जाती है जहाँ पर किम को छुपने का मौका मिलता नहीं और उसे बेड के पीछे छुपना पड़ता है। एंड आंटी उसे देख भी लेती है बिकॉज ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पर दोनों जन को बुला रही थी। जेनी कहती कि माँ मैं तो यहाँ पर अकेली हूँ। आंटी बोलती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ एंड वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर तीनों बैठकर एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे एंड आंटी खुद सामने से यहाँ पर किम को थैंक यू बोल रही थी उस दिन यहाँ पर उन्हें सेव करने के लिए। एंड ब्रेकफास्ट करते दौरान शुरू हो जाता है यहाँ पर किम का इंटरव्यू सेशन जहाँ पर आंटी से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछ रही होती है। किम यहाँ पे बताने लग जाता है कि यहाँ पर वो बचपन से अपनी मम्मा के साथ रहा है। उसके डैड भी थे लेकिन बहुत पहले उनकी कार में एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई, जिसके बाद किम को और उसकी मॉम को अकेले रहना पड़ा है। जैसे जैसे वो अपने बारे में बता रहा था वैसे वैसे आंटी के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे थे कि जेनी को यहाँ पर अपनी मॉम को रोकना ही पड़ता है कि आखिर आप एक ही दिन में इतना कुछ कैसे पूछ सकती हैं। आंटी गुस्से में वहाँ से उठती है एंड एक बुक लेकर आ जाती है जो कि बैंक का पासबुक होता है। वो पैसे यहाँ पर वो उन दोनों को दे देती है। जेनी कहती कि मैं कुछ समझी नहीं। आंटी बोलती कि इन पैसों को रखो और जाकर यहाँ पर अपने लिए न्यू कार परचेस कर लो। इतना तो मैं तुम दोनों के लिए कर ही सकती हूँ और हाँ बाकी के खर्चे तुम खुद से उठाना। तब तक वहाँ पर इसी के परिवार से कॉल आ जाता है और आंटी पर एक कॉन्फिडेंटली कहती थी कि हाँ परिवार वालों को एक साथ बैठकर तो बात करनी चाहिए और इस चीज़ को सॉर्ट करना तो चाहिए, विच मीन्स यहाँ पर इस एंडिंग को सॉर्ट करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे हम देखते हैं जी के परिवार वालों को जहाँ पर अंकल आंटी मिलकर जी को चिल्ला रहे थे एंड यहाँ पर बेटा भी अपने मॉम डैड के परिक है, एकदम ग्रीडी और एकदम अगरू और एकदम क्रूअल। आंटी और जेनी के आने पर यहाँ पर वो लोग सबसे पहले वो नेकलेस का डिब्बा ओपन करते हैं जो नेकलेस यहाँ पर जी के परिवार वाले ने जेनी को ऐसे गिफ्ट दिया हुआ था, जो कि जेनी अब यहाँ पर वापस उन्हें लौटा रही है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती कि ये क्या, ये तो यहाँ पर हल्का सा टूटा हुआ नजर आ रहा है जेनी। तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इन चीज़ों को हमें वापस लौटा रही हो तो कम्प्लीटली लौटाना चाहिए कंपेंसेशन के साथ में। जेनी क्लियरली कहने लग जाते कि सब कुछ वैसा ही आया हुआ था, मैंने ना इसे हाथ लगाया है और ना एक बार भी पहना है, मैं आपको वो चीज़ें वैसे ही वापस लौटा रही हूँ। एंड यहाँ पर आंटी अंकल जी तीनों मिलकर कोशिश करते कि जेनी यहाँ पर शादी करने के रेडी हो जाए और जब ऐसा नहीं होता तो वो लोग यहाँ पर उस पर उसकी मॉम पर दबाव डालने लग जाते मिलियंस ऑफ पैसे पे करने के लिए, वो भी सिर्फ उस नेकलेस के लिए, जिससे यहाँ पर आंटी उनसे लड़ झगड़ नहीं पाती है। लेकिन तब तक यहाँ पर किम की एंट्री हो जाती है जहाँ पर जीतो किम का मजाक उड़ाने लग जाता है। किम कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतने अमीर होने पर भी यहाँ पर इस परिवार वालों को फेक और रियल नेकलेस के बीच का डिफरेंस पता नहीं होगा। इसकी इतनी ज़्यादा पॉलिश एंड शाइन से ही समझ आ रहा है कि ये नेकलेस एक फेक नेकलेस है। जो सुनते ही यहाँ पर अंकल आंटी घबराने लग जाते हैं और मुख से उनकी एक शब्द निकल ही नहीं पाता। तब यहाँ पर किम जेनी से कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं इस चीज़ को लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए बेच सकता हूँ, तो फिर पता चल जाएगा कि ये रियल डायमंड है या फिर लैब टेस्टेड डायमंड है। एंड यहाँ पर जी मना कर देता है, ये कहते हुए कि ज़रूरत नहीं है, मैं इस नेकलेस को वापस रख रहा हूँ। आई बड़ी यहाँ पर हम भी क्वेश्चन करने वाले एंड उन्हीं के सामने यहाँ पर किम अपने जेड का खानदानी नेकलेस निकाल कर यहाँ पर जेनी को पहना देता है अपनी तरफ से, जहाँ पर वो उसे नई कार की कीज़ भी दे देता है जो कि उसने जेनी के नाम पर रखी है एंड साथ साथ अपना कार्ड भी दे देता है। उसी के साथ यहाँ पर वो उन सभी के सामने जेनी से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों का एकदम अच्छे से ख्याल रखेगा। और ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर गुस्से में जी के मॉम डैड और जी वहाँ से चले जाते हैं, ये कहकर कि देखना एक ना एक दिन तुम दोनों का रिश्ता ज़रूर टूटेगा। वजह से यहाँ पर आंटी बहुत खुश थी किम के जेस्चर से, जो भी उसने फ़िलहाल यहाँ पर कुछ किया है उस चीज़ के लिए। यहाँ पर वो उन दोनों को अपने ब्लेसिंग्स देती है एंड किम को यहाँ पर पर्सनली थैंक यू भी बोलती है उसका साइड लेने के लिए। वही दोस्त यहाँ पर जानी होती है रेस्टोरेंट में जहाँ पर ज़बरदस्ती जी गुस्सा आता है एंड वो यहाँ पर से अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब जेनी मना करने लग जाती है तो यहाँ पर वो फोर्सफुली उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। जेनी बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसे डिफेंड नहीं कर पा रही थी। तब तक किम भी बाहर आ जाता है एंड डोर यहाँ पर अंदर से लॉक था। जेनी जैसे तैसे वहाँ से भागते हैं, किम जैसे वहाँ से जी को बाहर निकलता देखता है वो उसे एक जोर से पंच मारता है। जी कहने लग जाता है कि भूल गए लास्ट टाइम का पंच, तुम्हारे तो यहाँ पर पैर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। किम बोलता है कि मुंह बंद रखो, वो समय मैं सिर्फ यहाँ पर नाटक कर रहा था। एंड यहाँ पर वो उसे पंच करना शुरू कर देता है जहाँ पर वो उसे बहुत मारता है एंड जेनी को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि किम उसे कितनी
ज़्यादा केयर करता है। हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जो कि जेनी का वेट कर रहा था। यहाँ पर तब तक किम का असिस्टेंट आ जाता है, जो कि बताता है कि मॉम आपका घर पे कब से इंतज़ार कर रही हैं। वो बहुत गुस्से में है। किम कहता है कि उनसे कहो कि वो अपने बिजनेस के साथ खुश रहे, फिलहाल मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रहा हूँ। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को, जो कि किम के लिए बैंडेज लेने गई थी और बैंडेज लेकर वापस आती है। और यहाँ पर नेक्स्ट डे किम उसे लेकर चला जाता है उस घर पर, जो कि उसका अपना खुद का था, बट वैसा एक्ट करता है कि जैसे वो उसके फ्रेंड का घर हो। स्टाफ को भी यहाँ पर वो इशारा कर देता है, लेकिन इतने में वहाँ पर आंटी आ जाती है, जहाँ पर दोनों छुपने लग जाते हैं। आंटी कहती है कि ये तो किम की कार है, तो आखिर वो है कहाँ पर। स्टाफ बताने लग जाते हैं कि सर एक्चुअली कार छोड़कर जा चुके हैं। आंटी बोलते हैं कि चलो फाइनली इस गधे ने यहाँ पर डिसीजन ले ही लिया, अपने उस पुरानी भंगार वाली कार को छोड़कर एक अच्छी कार लेने का। सभी के सभी सोचते हैं कि न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसा होगा। उनको लगता है कि वह अब्रॉड में मज़े कर रहा होगा, लेकिन मेरा बेटा तो यहाँ पर चाइनीज़ मेडिसिन सीख रहा है, वो भी एक खटारा कार के साथ में। और ये बात सुनते ही जानी को यहाँ पर किम की सच्चाई पता चल जाती है। एंड आंटी के जाते ही यहाँ पे वजह से सवाल पूछती है, वो हाँ कह देता है, और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि जानी को तो सब कुछ पता चल ही गया है। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो उसे स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। जेनी बोलती है कि बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं 4 साल की बच्ची जो कि तुम्हारी स्टोरी सुनकर तुम्हारे पर विश्वास करने लग जाऊंगी। एंड किम यहाँ पर उसे सॉरी बोलने लग जाता है, बिकॉज वो नहीं चाहता कि जेनी ऐसा समझे कि यहाँ पर लोग अब ये सोचेंगे कि वो यहाँ पर उसके साथ पैसे खिले। जेनी कहती कि नहीं, मुझे मेंटालिटी मेरी बहुत अच्छे से पता है। जी उस टाइप का स्कम्बक पर्सन था, लेकिन तुम नहीं हो। मैंने यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे कैरेक्टर के लिए चुना है। जिसके बाद दोनों यहाँ पर एक दूसरे को इंटेंस किस करने लग जाते। एंड ये किस धीरे धीरे यहाँ पर बेडरूम तक पहुँच जाती है। तब तक यहाँ पर आंटी आकर उन्हें बुलाने लगती है, जो इन्हें फ्रूट कर आई थी। किम कहते कि हाँ माँ, मैं शावर ले रहा हूँ, मैं तुरंत आ जाऊँगा। एंड आंटी कहती कि मजाक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मेरी डॉटर इन लॉ के साथ में आए हो, और तुम्हें लगता है कि मुझे समझ भी नहीं आएगा। तुरंत नीचे आ जाओ, वरना तुम्हें बहुत पिटूंगी। एंड जेनी यहाँ पर नर्वस होने लग जाती है कि अब वो अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ को कैसे फेस करेगी। किम कहता है कि क्यों, मैं भी पकड़ा गया था, तुम भी पकड़ी गई हो, इसलिए प्रिपेयर रहना अपने इंटरव्यू सेशन के लिए। एंड जाने से पहले यहाँ पर जेनी के हाथों में एक स्कार्फ आ जाता है, एक ऐसा स्कार्फ जो कि यहाँ पर जेनी को जाना पहचाना से लग रहा था। तब वो किम से पूछने लग जाती है। एंड पूछने पर यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये तो उसी का स्कार्फ है जो यहाँ पर जेनी उसे उस समय देकर गई थी, जब उसने यहाँ पर उसे बुली होने से बचाया था। तब यहाँ पे वो उसे बताने लग जाता है कि वो अपनी लाइफ में अपने आप को कितना लकी मानता है कि वो जेनी से मिला, वो पर्सन से जिस पर्सन ने यहाँ पर उसे उस दलदल से बाहर निकाला, और वो जेनी की भी मदद कर पा रहा है। एंड दोनों यहाँ पर एक बार फिर से किस करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर आंटी वॉशरूम के अंदर घुस आती है। किम कहता है कि आप अंदर कैसे आई। वो कहने लग जाती कि देखना तो था ना कि तुम दोनों जिंदा हो या फिर नहीं, कब से मैं तुम दोनों को नीचे बुला रही हूँ और तुम दोनों बाहर आने की चिंता भी नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे दरवाज़ा बिना पूछे खोलना पड़ा है। अब किम को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अब जेनी के पास ढेर सारे क्वेश्चंस बरसते हुए आ जाएंगे, लेकिन उन चीज़ों का तो यहाँ पर अपोजिट ही होता है। सबसे ज़्यादा डांट यहाँ पर किम को पड़ती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर किम से पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पर जेनी तो बेचारी घबरा ही गई थी कि अगर आंटी अपने बेटे को इतना चिल्ला रही है तो मुझे कितना चिल्लाएंगी। लेकिन आंटी सिर्फ यहाँ पर से नॉर्मल सा उसका बैकग्राउंड क्वेश्चन ही पूछती है कि आखिर जेनी क्या करती है, उसकी एज क्या है, मतलब उसके घर में कितने लोग हैं। जेनी उन्हें ये सब कुछ यहाँ पे बता दिए। एंड आंटी यहाँ पर कुछ खास खुश या फिर इम्प्रेस नजर नहीं आ रही थी। फिर दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर दोनों के दोनों सो वापस हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग होती आंटी यहाँ पर उन दोनों को लिविंग रूम में पूछने लग जाता कि क्यों हमारे घर पर बेडरूम की कमी है जो तुम सोफा पर एक साथ सो रहे हो। एंड दोनों यहाँ पर डर के मारे उठते हैं, सॉरी बोलने लग जाते हैं। आंटी यहाँ पर जनी को रेडी होने के लिए कहती है ताकि वो यहाँ पर जनी को घर तक ड्रॉप कर सकते। तो फिर यहाँ पर किम भी पीछे पीछे आ जाता है, क्योंकि वो जनी का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। एंड यहाँ पर आंटी चाहती थी कि वो जनी के घर पर रुक कर चाय पिए और कुछ बातें करे, जहाँ पर किम कहते कि माँ आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। आंटी कहने लग जाती कि क्यों, तुम दोनों ने अभी तक किस भी नहीं किया होगा और तुम्हें लगता है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। एंड तब तक उन्हें यहाँ पर जी मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आंटी को कुछ तो जेनी की सच्चाई बताने वाला है। जेनी यहाँ पर बहुत गुस्से में थी, वह दूसरी आंटी यहाँ पर जी को मौका देती है बोलने का। एंड मेरे दोस्त यहाँ पर वो लोग घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर जी एक एक कर आंटी को सभी चीज़ें बता रहा होता है, वो भी ऐसे फेवर में कि जैसे यहाँ पर जेनी एक गोल्ड डिगर है। एंड उन्हें यहाँ पर अपनी बेटी की शादी जेनी के साथ नहीं करवानी चाहिए, बिकॉज शायद से जेनी को पहले से ही पता था कि किम इतना रिच पर्सन होगा एंड यहाँ पर जेनी उसका फ़ायदा उठा सके। ये सब कुछ सुनने पर यहाँ पर जेनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। एंड यहाँ पर वो जी को सुनाने लग जाती है कि वो उन पैसे
की बात करें, जो पैसे कभी यहाँ पर जी ने उसे दिए ही नहीं। और ऐसे भी अगर मैं इसकी वाइफ होती तो खर्चे तो इसे उठाने पड़ते, लेकिन मैं भी तो अर्न करती हूँ, मैं भी तो यहाँ पर घर पर इतना देती हूँ, तो हम तो इक्वल लेवल पे, ना कि अलग अलग लेवल पे है। तब तक इतने में यहाँ पर जाने की मम्मा आ जाती हैं, जो कि किम को देखती खुश होती है, लेकिन जी को देखते यहाँ पर गुस्से में आ जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे सुनाना शुरू कर देती है, लेकिन जी अभी भी यहाँ पर नहीं रुकता है। वो यहाँ पर बताने लग जाता है कि किस तरीके से हमने तो यहाँ पर इन आंटी को पैसे दिए थे ताकि जेनी शादी कर कर घर पर आ सके। तब आंटी यहाँ पर जेनी को पूछने लग जाते कि तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जेनी कहती कि माफ़ करेगा, लेकिन ये बहुत गलत सवाल है। जी तो यहाँ पर खुश हो जाता है कि शादी बस ऑलमोस्ट यहाँ पर टूटने ही वाली है। लेकिन यहाँ पर जेनी की मम्मा आंटी को समझाते कि देखिए, आप जो चाहे वो करिए, लेकिन आप मेरी बेटी की बेइज्जती इस तरीके से नहीं कर सकती। मैंने भी पहले गलती की थी मेरी बेटी की साइड न लेकर, लेकिन मुझे मेरी बेटी बहुत अच्छे से पता है, वो यहाँ पर किसी के साथ पैसे के लिए नहीं रह सकती है। तब किम की मम्मा कहती कि एक सेकेंड, आप लोगों को शायद से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं यहाँ पर जेनी से पैसे इसलिए पूछी, बहू बनकर जब मेरे घर पर आएगी तब तो यहाँ पर मुझे उसे मंथली फीस देनी पड़ेगी ना, मेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए और घर का ध्यान रखने के लिए। एंड ये सुनते यहाँ पर जेनी कुछ समझ नहीं पाती। आंटी कहती कि मैं घर आकर इसलिए मिलना चाहती थी ताकि मैं तुम्हारी मॉम के साथ बैठकर बातें कर सकूं कि आखिर शादी की डेट कब फिक्स करनी है, बिकॉज अब मैं और नहीं रुक सकती अपनी डॉटर इन लॉ को घर आने के लिए। ये सभी बातों को सुनते तो यहाँ पर जी के होश उड़ जाते। वो आंटी को अपने मिशन पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहता है। आंटी कहते कि मैं तो वही कर रही हूँ। एंड यहाँ पे वो जेनी को बताती कि जब जी और जेनी का रिलेशनशिप चल रहा था तो जेनी कितनी गलत थी। जी खुश हो जाता है कि एटलीस्ट अब मेरा साइड तो ले रही है। एंड तब आंटी यहाँ पर जेनी से कहती कि अगर तुम्हारे बदले मैं होती तो उस इंसान का कत्ल करवा देती, या फिर उसे इतना पीटती पूरे समाज के सामने कि यहाँ पर वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। तुमने बहुत गलत किया जेनी, उसे मौका देकर और उसे माफ़ कर कर। तुम्हें तो यहाँ पर उसे कहीं का नहीं छोड़ना चाहिए और उसके रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा देनी चाहिए। ये जिंदगी यहाँ पर जी अपना रास्ता नाप लेता है। एंड यहाँ पर जेनी होती है जहाँ पर किम के साथ जाकर बेडरूम में अकेले बात करती है और दोनों आंटीज इस रिश्ते को पक्का समझते हैं। जेनी यहाँ पर बहुत खुश थी बिकॉज उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी लाइफ जो 5 साल से एकदम अटकी हुई थी, आज वो अचानक से इतनी जल्दी एक ऐसा टर्न मारेगी जो कि जेनी की लाइफ को एंटायरली चेंज कर देगा। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर ओशन व्यू देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर किम उसे बता रहा होता है कि जेनी के आने से उसकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। एंड जेनी भी यहाँ पर किम को सेम चीज़ बता रही थी, जिसके बाद यहाँ पर किम जेनी को प्रपोज करता है। जेनी यहाँ पर उसे खुशी खुशी हाँ कह देती है। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ऐसे ही खत्म हो जाता है, एक हैप्पी एंडिंग के साथ।